नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पोषक तत्व का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वसा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग वसा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी सेक्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और अंत में आज के थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के रूप में देखेंगे। उससे पहले हम लोग यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किस बिंदु पर मुख्य रूप से चर्चा किया था। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में जाना था कि प्रोटीन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जिस प्रकार हमने जाना था कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि यदि आपके शरीर का यदि संपूर्ण रूप से वृद्धि और विकास करना हो तो उसमें प्रोटीन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था तथा इसका नामकरण बर्जेलियस ने किया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जो कि प्रोटीन के स्रोत होते हैं उसको हम लोगों ने जाना था कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में किस किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी जाना था कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए सर्वाधिक मात्रा में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें से सोयाबीन ही एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जिसमें अकेले ही 46% प्रोटीन की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा शैवाल भी एक प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत था जिसमें 65% के आसपास प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा दाल और अंडे में भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नया टॉपिक वसा के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वसा जिसको हम लोग लिपिड भी कहते हैं, लिपिड। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वसा क्या होता है। दोस्तों, वसा भी विभिन्न पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व है। जी हाँ दोस्तों, वसा का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है, क्योंकि वसा के द्वारा हमारे शरीर को विभिन्न ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो कि वसा के स्रोत होते हैं उसके ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा हम लोग यह भी जानते हैं कि तुरंत ऊर्जा देने वाले स्रोतों में से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को सबसे पहले ऊर्जा की प्राप्ति करती है। लेकिन यदि सर्वाधिक मात्रा में कहा जाए कि किस पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो वसा के द्वारा हमको अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वसा जो है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसा क्या करता है, वह हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। क्योंकि वसा का हमारे शरीर में एकत्रित होने से हमारे शरीर में मांसपेशियों का क्या होता है, समुचित वृद्धि और विकास होता है, जिससे हमारा शरीर का आकार और आकृति क्या होती है, सुसज्जित होता है और आकर्षक दिखता है। इसके अलावा वसा क्या करता है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के आघात से क्या करता है, बचाता है। क्योंकि यदि हमारे शरीर में वसा यदि पर्याप्त मात्रा में संचित रहे तो वह क्या करता है, हमारे शरीर को बाहरी वातावरण के अनुसार ढालने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वसा, तो जैसा कि हमने बताया कि वसा क्या होते हैं, वसा जो होते हैं वह ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। या यूं कहे तो ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं, जिसमें हमको ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भी होती है, वसा के द्वारा भी होती है और प्रोटीन के द्वारा भी होती है। ऊर्जा के प्रदान करने वाले 3 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यदि हमको तुरंत यदि ऊर्जा की प्राप्ति करना हो तो उसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यदि सेवन करते हो तो उसके द्वारा आपको 4.12 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। लेकिन यदि वसा की बात करें तो वसा भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और सर्वाधिक मात्रा में हमको ऊर्जा की प्राप्ति वसा के द्वारा ही होती है या फिर वसा युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से होती है। क्योंकि यह वसा जो होते हैं या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमारे शरीर को देरी से ऊर्जा प्रदान करते हैं, अर्थात हमारे शरीर में वसा का पाचन
थोड़ा देर से होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को देर से ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। किंतु इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि जहां आप यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यदि आप सेवन करते हो तो उसके द्वारा आपको 4.12 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किंतु यदि उसी के स्थान पर यदि 1 ग्राम वसा का यदि आप सेवन करते हो तो उसके द्वारा आपको 9.23 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आप प्रोटीन का भी सेवन करते हो तो 3.2 कैलोरी प्रोटीन की क्या होती है, प्राप्ति होती है, यदि आप प्रोटीन के 1 ग्राम का क्या करते हो, यदि आप सेवन करते हो। इस प्रकार आपने देखा कि हमको वसा की सर्वाधिक मात्रा जो होती है, या सॉरी यदि ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा हमको किस पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, तो वसा के द्वारा हमको सर्वाधिक मात्रा में पोषक ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये आपने जाना। इसके अलावा हम यह जानते हैं कि वसा का जो निर्माण होता है वह किस किस के द्वारा होता है, या किस पदार्थों के मिलने से वसा का निर्माण होता है। तो वसा का निर्माण जो होता है वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसा का निर्माण वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के द्वारा, या वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं के मिलने से इस वसा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि यदि वसा के यदि एक अणु का निर्माण करना हो, जी हाँ दोस्तों, यदि वसा का एक अणु का निर्माण करना हो तो उसके लिए वसीय अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु भाग लेकर, ये अर्थात वसीय अम्ल के 3 अणु, ग्लिसरॉल के 1 अणु, अर्थात ये 4 अणु मिलकर वसा के 1 अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आपने जाना कि वसा क्या है, वसा का क्या महत्व है, वसा के द्वारा हमको किस प्रकार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसके अलावा वसा का निर्माण किसके द्वारा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों विलेयता। विलेयता या विलय। विलय का मतलब होता है कि विलय का मतलब होता है कोई भी पदार्थ यदि किसी अन्य पदार्थ के घोल में यदि पूर्ण रूप से घुल जाता है तो प्राप्त घोल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता या फिर विलय कहते हैं। या फिर उस प्राप्त घोल को हम लोग विलयन भी कहते हैं। तो अब हम लोग यह जानते हैं क्या वसा जो होता है वह किस पदार्थ में घुलनशील होता है। तो वसा की घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो घुलने वाले जो पदार्थ मौजूद होते हैं, अर्थात या जिसको आप लोग क्या कहते हो, घोलक कहते हो। घोलक कहने का मतलब हुआ कि जिसमें कोई भी पदार्थ क्या होता है, घुलता है। तो हमारे इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से यदि घोलक पदार्थ को दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 प्रकार के घोलक मौजूद होते हैं। एक होता है कार्बनिक घोलक और दूसरा होता है अकार्बनिक घोलक। कार्बनिक घोलक और अकार्बनिक घोलक। कार्बनिक घोलक वैसे पदार्थ होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या कार्बन के यौगिक के द्वारा इस कार्बनिक घोलक का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हो ईथर या इसी प्रकार के अन्य घोलक जैसे एल्कोहल या एसिटिलीन, ये कुछ कार्बनिक घोलक के क्या है, एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन अकार्बनिक घोलक के अंतर्गत जैसे कि जल जो होते हैं या अकार्बनिक घोलक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जल का अणु जो होता है वह H2O होता है। अर्थात जल के अणु के निर्माण में कार्बन या उसके कोई अन्य यौगिक क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो खैर ये तो घोलक की बात हो गई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वसा कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं या फिर अकार्बनिक घोलक में, तो आपका जवाब आना चाहिए वसा जो होते हैं वह अकार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। अर्थात वसा जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक घोलक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अर्थात वसा
जल में घुलनशील, सॉरी जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। वसा अर्थात लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसके अलावा और भी हम आगे जानते हैं। वसा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है किससे? ऊर्जा की प्राप्ति किस पोषक तत्वों के द्वारा होती है? तो वसा के द्वारा हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और वह जो होती है वह परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो 50 से 70% ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर को वसा या वसा युक्त भोजन को ग्रहण करने से होती है। इसके अलावा जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रति ग्राम ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो वसा में होती है, 9.3 कैलोरी। ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो वसा में होती है, 9.3 कैलोरी। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि वसा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब हम लोग वसा के कुछ प्रकार को देखेंगे। दोस्तों वसा को दो भागों में बांटा गया है। वसा को दो भागों में बांटा गया। एक भाग है संतृप्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड। दूसरा है असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। वसा को दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त वसा किसे कहते हैं? तो संतृप्त वसा के वैसे प्रकार होते हैं जो ठंड की वजह से क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। अर्थात दिए गए टेम्परेचर के आधार पर यदि देखा जाए तो यदि टेम्परेचर उस दिए गए सामग्री से यदि कम होता है तो उसके आधार पर वह क्या हो जाता है, जम जाता है। अर्थात तापमान के अनुकूल क्या कर लेते हैं, अपनी अवस्था को ये क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। अर्थात कहा जाए तो जो ठंड में जम जाते हैं। वसा के वैसे प्रकार जो ठंड में जम जाते हैं उसे हम लोग संतृप्त वसा कहते हैं। इसमें आने वाले कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने देखा होगा नारियल तेल हो। जैसा कि हमने जाना कि जो ठंड में जम जाते हैं उसे हम लोग संतृप्त वसा कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल जैसे नारियल तेल, घी, मक्खन, ये सभी वैसे वसा के उदाहरण हैं जो कि ठंड में जम जाते हैं। इसके अलावा असंतृप्त वसा ठीक इसी का अपोजिट होता है। अर्थात जो ठंड में जम जाते हैं वो संतृप्त, लेकिन जो ठंड में नहीं जमते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त वसा कहलाते हैं। जो ठंड में नहीं जमते हैं
उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त वसा कहते हैं। आप अपने घरों में विभिन्न प्रकार के ऐसे वसा के दिए गए उदाहरण को देख सकते हैं और देखने के बाद आप यह महसूस कर सकते हैं कि कौन से ऐसे बसीय पदार्थ हैं जो कि ठंड में जम जाते हैं या फिर जो ठंड में नहीं जमते हैं। तो आप जो वैसे तेल जो कि खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हो, जैसे कि सोयाबीन का तेल, इसके अलावा मूंगफली का तेल, इसके अलावा सरसों तेल, अलसी का तेल, ये सभी तेल के उदाहरण और संतृप्त वसा के एग्जाम्पल होते हैं। आपने देखा संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ये जो एग्जाम्पल होते हैं, ये जो वसा के एग्जाम्पल होते हैं, ये ठंड के प्रति क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। अर्थात ठंड जैसे ही इसको ठंड की प्राप्ति होती है या तापमान जैसे ही कम होता है, इसके दिए गए तापमान के अनुसार यदि कम होता है तो ये क्या कर लेते हैं, अपने मतलब अवस्था को चेंज कर लेते हैं, अर्थात ये जम जाते हैं। किंतु इस प्रकार के तेल जैसे कि सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल और अलसी तेल जो है, यह असंतृप्त वसा के उदाहरण है, क्योंकि ये ठंड में जमते नहीं हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। संतृप्त वसा संतृप्त वसा की अधिक मात्रा जो होती है वह हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। यदि संतृप्त वसा की मात्रा यदि हमारे शरीर में यदि अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाने लगता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह भी एक प्रकार का वसा ही है जो कि संतृप्त वसा के जमाव से होता है। और यह कोलेस्ट्रॉल क्या करती है, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करती है और हृदय में ब्लॉकेज की भी संभावनाएं उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से मनुष्य को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात यदि संतृप्त वसा की मात्रा यदि हमारे शरीर में अधिक हो गई तो इसके द्वारा क्या बढ़ेगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल, यह कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का वसा ही है। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी यह हृदय में या धमनियों को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। धमनियों का ब्लॉक करने का मतलब हुआ हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए दो ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसकी द्वारा हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। एक होता है मुख्य रूप से धमनियां और दूसरा सीरा। अर्थात धमनी और सीरा दोनों के द्वारा क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। किंतु यदि हमारे शरीर में के रक्त में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो रक्त के प्रवाह करने वाली जो संरचनाएं हैं अर्थात धमनियां जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। और यदि धमनियां ब्लॉक हो गई तो धमनियों के द्वारा आने वाला रक्त का प्रवाह क्या होगा, प्रभावित होगा और पर्याप्त मात्रा में हृदय में रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे हृदय क्या हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, हृदय ब्लॉक, हृदय ब्लॉक हो सकते हैं और जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, मनुष्य को हार्ट अटैक आ सकते हैं और इससे मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो आपने जाना कि हम मनुष्य को संतृप्त वसा का सेवन कम से कम करना चाहिए। संतृप्त वसा में आपने देखा था क्या क्या आते हैं, वे सारे वसा जो कि क्या होते हैं, ठंड के अनुकूल क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अर्थात वो जम जाते हैं, अपने अस्तित्व को वह पूर्व अवस्था में बनाए नहीं रख पाते हैं। जैसे कि आपने देखा था नारियल तेल, घी, मक्खन, इसके अलावा डालडा, इस सब का सेवन क्या करना चाहिए, हमें कम से कम करना चाहिए। और यदि अभी वर्तमान समय में ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में हम जानते हैं कि वातावरण का तापमान तो बहुत ही कम होता है और यह जो होते हैं इस तापमान के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं
और यह इस ठंड की वजह से क्या हो जाते हैं, ये जम जाते हैं। इसलिए ठंड के दिनों में डॉक्टर के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि आप नारियल तेल या घी या मक्खन या डालडा अर्थात वैसे पदार्थ जो कि आपके शरीर में ठंड की वजह से जम सकते हैं, उसका सेवन क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। नहीं तो उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। धमनियां ब्लॉक हो सकती है, हृदय ब्लॉक हो सकते हैं, अर्थात हार्ट अटैक की क्या हो सकती है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार आपने देखा संतृप्त वसा के बारे में या उसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं यदि हमारे शरीर में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो। इसके अलावा यदि मछली की तेल की बात करें, मछली के तेल में भी क्या पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं। तो कौन सा वसा पाया जाता है, तो मछली के तेल में ओमेगा 3 नामक क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड कहने का मतलब वसीय अम्ल। मछली के तेल में ओमेगा 3 नामक फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने जाना था वीडियो की शुरुआत में ही कि वसा के क्या महत्व है, वसा हमारे शरीर के लिए किस प्रकार जरूरी है। तो देखा था जिसमें पहला हमारा था कि वसा के द्वारा मुख्य रूप से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति, यदि आप वसा के 1 ग्राम अणु का यदि आप सेवन करते हैं तो उसके द्वारा आपको 9.3 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है, आपने जाना था। इसके अलावा वसा क्या करते हैं, आपके शरीर को आकृति एवं सुरक्षा प्रदान करने में क्या करती है, मदद करती है। यदि आपके शरीर की एक निश्चित आकृति चाहिए, सुंदर सुसज्जित आकृति चाहिए, आकर्षक आकृति चाहिए, तो वह क्या करती है, वसा आपके शरीर में मांसपेशियों का विकास करती है और जिसकी वजह से आपका शरीर सुंदर और आकर्षक दिखने लगता है। इसके अलावा आपके शरीर की क्या करती है, वह सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा किस प्रकार, क्योंकि यदि आपके शरीर में यदि वसा का मात्रा अधिक हो जाती है तो वसा अर्थात चर्बी की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो आपके शरीर की मांसपेशियां क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अर्थात यूं कहे तो आपके शरीर की त्वचा मोटी हो जाती है और यह त्वचा क्या करती है, आपके शरीर के ऊपर जो बाहरी प्रहार होते हैं, जैसे कि यदि किसी चीजों की सहायता से भी आपके शरीर को यदि प्रहार किया जाता है या चोट किया जाता है आपके शरीर पर, तो वह क्या करती है, वसा की मात्रा आपके शरीर को बाहरी आघातों से अर्थात बाहरी चोटों से क्या करती है, बचाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि कोशिका जो होती है वह एक प्रकार के आवरण से घिरी होती है। कोशिका चारों तरफ से एक आवरण से घिरी होती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली से कोशिका घिरी होती है और यह जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, इसके निर्माण में, कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन भाग लेता है, यही वसा के अणु भाग लेते हैं। वसा के अणु कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि वसा का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन पर। यदि आप वसा का सेवन करते हो तो उसके द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शरीर को यदि सुंदर आकर्षक बनाना हो या आपके शरीर को यदि बाहरी सुरक्षा प्रदान करने की यदि नौबत आती है तो वह कौन मदद करती है, तो वसा ही आपके शरीर को सुंदर और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है वह चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, और हमने पिछले क्लास में हमने इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन भी किया था। तो इस कोशिका झिल्ली के निर्माण में अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में कौन भाग लेता है, तो वसा क्या करती है, इस कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। इसके अलावा और भी इसके हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है जो कि आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने मुख्य रूप से वसा और वसा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को देखा जो कि थ्योरी सेक्शन के फॉर्मेट में थे। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे।
हम लोग कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा अणु से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपने देखा था कि 1 ग्राम वसा अणु से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। या कैलोरी क्या है, ऊर्जा का मात्रक होता है जिसमें ऊर्जा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वसा के अणु का निर्माण किससे होता है। आपने देखा था वसा के अणु में 2 मुख्य पदार्थ भाग लेते हैं, एक होता है वसीय अम्ल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल, जिसमें वसा के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु, वसीय अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु मिलकर वसा के 1 अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का क्रम क्या है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में जो ऊर्जा देती है तो वो होती है वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद है प्रोटीन, जिसमें हमने देखा कि वसा के द्वारा हमको 9.3 1 ग्राम के आधार पर देखते हैं। यदि 1 ग्राम हम वसा के अणु लिए, 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट के अणु लिए और 1 ग्राम यदि हम प्रोटीन के अणु लेते हैं तो हमको 1 ग्राम में सर्वाधिक मात्रा में वसा की प्राप्ति वसा के द्वारा होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितना होती है, 4.2 कैलोरी और प्रोटीन से 3.2 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो अर्थात देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में हमको वसा की प्राप्ति ऊर्जा की प्राप्ति वसा के अणुओं के द्वारा होती है। किंतु यदि सर्वाधिक सबसे पहले सबसे जल्दी ऊर्जा देने के क्रम में यदि देखा जाए तो पहला स्थान कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें हमारे शरीर को इसके सेवन से तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति वसा के अणुओं के द्वारा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है ठंड की वजह से जमने वाले वसा को क्या कहते हैं। हमने देखा था ना, मौसम की अनुपस्थिति के आधार पर या यूं कहे कि तापमान के आधार पर वसा को 2 भागों में बांटा गया, एक संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो कि ठंड की वजह से जम जाते हैं, किंतु असंतृप्त वसा जो ठंड की वजह से नहीं जमते हैं। तो ठंड की वजह से जमने वाले वसा को हम लोग संतृप्त वसा कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे कि आप लोग इस्तेमाल करते होंगे नारियल का तेल, इसके अलावा घी, मक्खन, डालडा, ये सारे पदार्थ जो होते हैं वह संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछली के तेल में कौन सा फैटी एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, मछली के तेल में फैटी एसिड पाया जाता है और उसका नाम है ओमेगा 3। जी हाँ, ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा हमारा कल का क्वेश्चन था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमने बताया था कि इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, किंतु इसका आंसर है कि प्रोटीन की कमी से मरासमस नामक रोग होता है। मरासमस या अंग्रेजी में कहे तो क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर, जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन की कमी से मरासमस या फिर क्वाशियरकोर नामक रोग होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन के अलावा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा। अब हम लोग अगले दिन इससे आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।